नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजकुमार पर। आज हम इस वीडियो में 2026 का यूपी टेट देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बाल विकास 2013 का जो यूपी टेट का ऑफिशियल पेपर था उसका वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग विद राजकुमार उसको ज्वाइन करना है। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके टॉप 30 क्वेश्चन हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? वुडवर्थ। ये किसकी परिभाषा है? ये वुडवर्थ की परिभाषा है। अब देखते हैं कि जो संवेग से संबंधित अन्य प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो संवेग है, जो इमोशन है, ये एक इंग्लिश शब्द है, आंग्ल शब्द है। और जो इमोशन शब्द है एक लैटिन शब्द क्या है? इमोवरे से बना है। और जो इमोवरे है उसका मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना, आंदोलित करना, बाहर की ओर प्रेरित करना। जो R.S. वुडवर्थ की परिभाषा आप ध्यान रखेंगे, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। जो मैकडूगल महोदय हैं उन्होंने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ये प्रश्न हो सकता है कि जो मैकडूगल हैं, मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 14 प्रकार की। और प्रत्येक के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। जैसे कि पलायन का जो संवेग क्या है? भय है। और युयुत्सा का जो संवेग क्या होता है? क्रोध। अब देखिए, जो रॉस महोदय हैं इनकी परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। रॉस महोदय कहते हैं, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो आपको रॉस महोदय की भी परिभाषा याद रखनी है। JB वॉटसन से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। JB वॉटसन का भी एक विशेष योगदान रहा है। संवेगात्मक विकास के अध्ययन में इनकी महत्वपूर्ण योग्यता है। इन्होंने बताया कि जो नवजात शिशु होता है उसमें 3 मूल संवेग होते हैं। वो कौन से हैं? भय, क्रोध, प्रेम। साथियों, देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 2, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों क्या है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी खाली जगह के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, संप्रत्य, वास्तविकता। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? समस्या इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न नंबर 4, काफ़ी महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। हिलगार्ड द्वारा, स्टॉट द्वारा, हरलॉक द्वारा, प्याजे द्वारा। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है? प्याजे द्वारा। प्रश्न पूछा जाता है कि जो जीन प्याजे हैं उनका संबंध किससे? तो बताएंगे उनका संबंध है संज्ञानात्मक विकास से। इस प्रश्न की हम देखते हैं व्याख्या। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जीन प्याजे हैं, ये जीन प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो बताएंगे आप, ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। कौन? जीन प्याजे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जीन प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जीन प्याजे ने, जिसे क्या बोलते हैं हम? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब देखिए, जो स्विस मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने मानसिक विकास को आयु के अनुसार 4 सुस्पष्ट चरणों में विभाजित किया था। जो जीन प्याजे हैं, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। जो पहली अवस्था कौन सी है साथियों? पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे बोलते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज। ये कितने, इसका टाइम क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष तक। और इसमें जो बच्चा है अपने जो उसकी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान से वो सीखता है। इस जो संवेदी पेशीय अवस्था है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो आप ध्यान रखेंगे, वस्तु स्थायित्व। ये पूछा जाएगा कि जो वस्तु स्थायित्व है ये किस अवस्था की विशेषता है? तो आप बताएंगे संवेदी पेशीय अवस्था की। जो दूसरी अवस्था कौन सी है?
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 से 7 वर्ष। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अहम केंद्रिता। अब बात करते हैं जो तीसरी अवस्था है वो कौन सी है, स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका टाइम पीरियड क्या है, 7 से 11 वर्ष। और जो अंतिम जो अवस्था है उसे क्या बोलते हैं हम, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका टाइम पीरियड क्या है, 11 से ऊपर 15 वर्ष लिखा होता है, 13 वर्ष भी। तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास, विकसित होना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, काफी महत्वपूर्ण है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? यहाँ पूछा है कि एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण कौन से नहीं हैं। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो साथियों जो प्रश्न नंबर 5 है, इसका जो आपका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। देखिए, यदि कोई व्यक्ति या बच्चा बहुत ज़्यादा विनीत है और स्वयं तक सीमित है, तो उसे हम एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं मान सकते। बहुत अधिक विनीत मतलब दब्बू होना, स्वयं तक सीमित रहना, अत्यधिक अंतर्मुखी होना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। यह अवसाद, हीन भावना या सामाजिक समायोजन की कमी को दर्शाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति समाज के साथ घुल मिल कर रहता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं बच्चों, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, वास्तविकता की ओर स्वीकार करना और आत्म मूल्यांकन की क्षमता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, इस मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, इसका प्रयोग किया था क्लिफोर्ड बियर्स ने। किसने किया था, क्लिफोर्ड बियर्स ने। ये पूछा जा सकता है आपसे, किसने किया था, क्लिफोर्ड बियर्स ने। कब, और उनकी एक किताब थी जो 1908 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम क्या था, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। क्या था, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। देखते हैं प्रश्न नंबर 6, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? आपको बताना है कि जो अधिगम अक्षमता है वो किससे प्रभावित नहीं होती। आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, राष्ट्रीयता। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, राष्ट्रीयता। देखिए, जो अधिगम क्षमता है, जो लर्निंग पावर है, वो किससे संबंधित नहीं है, वो किससे प्रभावित नहीं होती, राष्ट्रीयता से। कोई व्यक्ति किसी भी देश का है तो इस बात से उसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज है वो प्रभावित नहीं होंगी। देखिए प्रश्न नंबर 7, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, गुथरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, गुथरी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। तो साथियों ये काफ़ी जो हमारा समाज है उससे संबंधित प्रश्न है। देखिए, जो अनुकरण है, अभिप्रेरणा है, पुरस्कार, इन सभी से तो बच्चे को सहायता मिलती है सीखने में, लेकिन जो स्कूल का बस्ता है उससे सीखने में, उससे कोई अधिगम में कोई सहायता नहीं मिलती। तो प्रश्न 8 का सही क्वेश्चन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्कूल का बस्ता। देखिए प्रश्न नंबर 9, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की किस एज में होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। तो साथियों जो स्वयं केंद्रिता की अवस्था है, वो जो जीन पियाजे की जो दूसरी अवस्था होती है, जिसे क्या बोलेंगे अब, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 से 7 वर्ष। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो साथियों जो प्रश्न नंबर 10 है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है आपका सी, उत्तर बाल्यावस्था से। देखिए प्रश्न नंबर 11 है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ये किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से।
तो साथियों प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर क्या है? ए किशोरावस्था से। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा साथियों? डी तत्परता से। अब देखिए इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं। E.L. थॉर्नडाइक काफ़ी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। E.L. थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम दिए हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो थॉर्नडाइक महोदय हैं इन्होंने सीखने के कुल कितने नियम दिए हैं? इन्होंने कुल 8 नियम दिए हैं। और देखिए जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जो E.L. थॉर्नडाइक है इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप बताएंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय ने ही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? E.L. थॉर्नडाइक ने। और इनका जो प्रसिद्ध प्रयोग था जिसे पजल बॉक्स के नाम से जाना जाता है, ये किस पर किया था? इन्होंने बिल्ली पर किया था। इनकी 2 बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, वो किताबें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनका नाम क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी किताब है इसके लेखक कौन है? E.L. थॉर्नडाइक। अब बात करते हैं इन्होंने सीखने के नियम दिए थे। इन्होंने सीखने के कुल कितने नियम दिए थे? 8 नियम दिए थे, जिनमें से 3 क्या थे? 3 थे मुख्य नियम जिन्हें प्राइमरी लॉ कहते हैं। और जो इनके प्राइमरी लॉ हैं 3, ये कई बार परीक्षा में पूछे गए, हर बार आप पूछे जाते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, ये क्या है? इनके 3 मुख्य नियम है। कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अब इनके कुछ थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम हैं जिन्हें हम सेकेंडरी लॉ कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति या अभिवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये सभी तथ्य आपको याद रखने हैं। ये E.L. थॉर्नडाइक से संबंधित हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 13, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वो कौन कौन से कारक हैं जिनसे जो हमारा अधिगम है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो प्रभावित होती है? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। देखिए प्रश्न नंबर 14, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? प्रश्न नंबर 14 काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको जो प्रेरणा है, प्रेरणा की जो परिभाषा है वो भी आपको याद रखनी है। बालक की व्यक्तित्वता का आधार, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपयुक्त सभी। तो साथियों जो प्रश्न नंबर 14 है इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। देखिए प्रश्न नंबर 15, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो प्रश्न नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न नंबर 15 है ये आपकी जो क्लासरूम है उससे रिलेटेड है। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। इस प्रश्न का साथियों जो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। देखिए कोई भी टीचर जो उनके अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करते। टीचर का काम क्या होता है कि अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से जैसे भी संभव हो सके उनका अत्यधिक विकास करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। यदि उनकी अत्यधिक प्रशंसा करेंगे तो बच्चों का जो रुचि है अपने अधिगम से रिलेटेड वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 16, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। तो साथियों जो प्रश्न नंबर 16 है इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, धनात्मक। प्रश्न नंबर 17, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है?
देखिए बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपके जो क्लासरूम से रिलेटेड होते हैं कि क्लासरूम में टीचिंग कैसे कराई जाती है, उसका रियल टीचिंग कैसी होती है, रियल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो साथियों जो प्रश्न नंबर 17 है इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपको शिक्षण को, जो आपकी टीचिंग है उसको आपको बहुत ज़्यादा क्या करना है, रोचक एवं व्यवहारिक बनाना है। यदि आपकी टीचिंग अच्छी है, आप इंटरेस्टेड तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपके साथ सक्रिय हैं पढ़ने के लिए, आप एक्टिव लर्निंग करा रहे हैं, तो आपकी क्लास में जो अनुशासनहीनता है उसकी समस्या नहीं होगी। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए जो सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? आप अपनी टीचिंग को रोचक तरीके से कराएं और व्यवहारिक बनाएं कि बच्चे उसमें शामिल हों। प्रश्न नंबर 18 है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो प्रश्न नंबर जो 18 है साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक ए। अब देखिए जो शैशवावस्था है इसका जो टाइम पीरियड क्या होता है, ये जन्म से 5 या 6 वर्ष होता है, ध्यान रखेंगे। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? प्रश्न जो 19 है ये आपका संबंधित है किससे? समावेशी शिक्षा से। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो साथियों जो प्रश्न नंबर 20 है इसका सही उत्तर क्या है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। अब देखिए जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं जिन्हें हम प्रतिभाशाली भी बच्चे कहते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इनकी जो इनका IQ होता है वो 140 से अधिक होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या समझना है? ये क्वेश्चन भी आपका जो क्लासरूम से रिलेटेड है। सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो साथियों जो प्रश्न नंबर 21 है इसका जो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। देखिए ये सब किस कारण हो रहा है? ये हो रहा है अधिगम का पठार। क्या होता है? अधिगम का पठार। देखिए पढ़ने की जो सीखने की स्थिति है, जो गति है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। कुछ समय ऐसा होता है कि जिसमें जो अधिगम की जो स्पीड है वो थोड़ी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कि जो हमारा अधिगम है, जो अधिगम की प्रक्रिया है, हम नई चीज़ें थोड़ी समय के लिए सीख नहीं पाते, उसमें थोड़ा अवधान हो जाता है, तो उससे क्या कहते हैं? हम अधिगम का पठार कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखिए, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना है? ये भी आपका जो क्वेश्चन है क्लासरूम से रिलेटेड है कि आपका कोई स्टूडेंट है, उसका जो नेचर है उस नेचर को आप चेंज करना चाहते हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना होगा? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो साथियों ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जो भी आपको बदलाव करना है उसके पूरे समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है।
तो यहाँ जो खाली जगह इसमें क्या आएगा, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। देखिए जो उद्दीपन है, उद्दीपन का संबंध किससे होता है, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, तो बी क्या इसका बिल्कुल सही है उत्तर। प्याजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो साथियों हमारा जो प्रश्न नंबर 2 था वो भी जीन प्याजे से संबंधित था। तो इसका जो ऑप्शन क्या है, भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो साथियों जो जीन प्याजे हैं वो मुख्यतः किससे संबंधित हैं, वो ज्ञानात्मक विकास कहें या फिर संज्ञानात्मक विकास कहें। अब देखिए जो भाषा विकास है, भाषा विकास से कौन संबंधित है आपका, चोम्स्की। कौन, चोम्स्की। जो नॉम चोम्स्की हैं भाषा विकास से संबंधित हैं। और जो नैतिक विकास से कौन संबंधित है, आपके कोहलर कोलबर्ग। कौन, आपके कोलबर्ग महोदय किससे संबंधित हैं, नैतिक विकास से। और जो सामाजिक विकास से कौन संबंधित है, आपके लेव वाइगोत्स्की। कौन, लेव वाइगोत्स्की। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या है, बताना है ये सही है या गलत है। यह आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। तो साथियों जो प्रश्न नंबर 25 है इसका सही उत्तर क्या है, बी। यह कथन क्या है, यह सत्य है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो टीचिंग है, जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो उन्हें किन बातों का भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लग्न, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो साथियों जो प्रश्न नंबर 26 है इसका जो सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। एक टीचर के लिए सबसे ज़रूरी है, उसे ध्यान रखना है कि जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वो केवल एक डायमेंशनल प्रक्रिया नहीं है, वो 2 डायरेक्शनल क्या है, प्रक्रिया है। उसमें विद्यार्थियों का भी शामिल होना सबसे ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर ब्रिजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो साथियों इसकी जो आंतरिक प्रेरणा की बात हो रही है, तो जो विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने बच्चे की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करना क्या है, एक आंतरिक प्रेरणा है। अब देखिए यहाँ पर जो चॉकलेट देना, पुस्तकें देना और दावत देना, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके जो भारी प्रेरणा है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लेकिन जो प्रशंसा करना है ये क्या है, ये इंटरनल मोटिवेशन है। बच्चों के सामाजिक विकास का विशेष महत्व है। देखिए जो बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा विशेष महत्व किसका होता है, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, खेल का। जो खेल है वो खेल सामाजिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि खेल से बच्चों के अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो सहयोग की भावना विकसित होती है, किसकी, सहयोग की और समायोजन की भी। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या है, बुद्धि। इस प्रश्न का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो ये हमारे डॉक्टर CM भाटिया हैं और डॉक्टर CM भाटिया ने ही
जो भाटिया बैटरी परीक्षण है उसका निर्माण किया था किसके लिए? बुद्धि परीक्षण के लिए। और ये भारत में निर्मित एक बहुत ही प्रसिद्ध बुद्धि परीक्षण है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1955 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर CM भाटिया के द्वारा। और इसका जो भारतीय बच्चों और अनपढ़ लोगों की बुद्धि मापने के लिए किया गया था। और देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यह एक प्रकार का निष्पादन या फिर क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। मतलब इसमें परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। इसमें बच्चों को क्रिया करनी होती है, परफॉर्मेंस करनी होती है। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता। ये कैसा? ये अशाब्दिक टेस्ट है, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता। और जो ये भाटिया बैटरी परीक्षण है, इस बैटरी परीक्षण का समूह, देखिए बैटरी का मतलब होता है, बैटरी का मतलब है परीक्षणों का समूह। जब परीक्षण में एक से ज़्यादा प्रोसेस हो उसे क्या बोलते हैं हम? बैटरी। इसमें कुल 5 उप परीक्षण होते हैं। इसमें कितने उप परीक्षण शामिल हैं? इसमें 5 उप परीक्षण शामिल हैं। अब ये कौन कौन से, इनके नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। को का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट और इमीडिएट मेमोरी टेस्ट। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भाटिया बैटरी परीक्षण है ये क्या है? ये बुद्धि परीक्षण है। और इसमें कुल कितने उप परीक्षण है? इसमें 5 उप परीक्षण है। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं हम आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 30 काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो साथियों जो कोलबर्ग का जो विकास का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? आपका वो नैतिक विकास से संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए जो भाषा विकास है, भाषा विकास से कौन संबंधित है? भाषा विकास से संबंधित है नोम चोम्स्की। ये ध्यान रखेंगे हम, नोम चोम्स्की महोदय भाषा विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से कौन संबंधित है? आपके जीन प्याजे महोदय। और जो सामाजिक विकास है, सामाजिक विकास से कौन संबंधित है? आपके लेव वाइगोत्स्की। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रूस के रहने वाले थे। ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और जो जीन प्याजे कहाँ के हैं? ये स्विस मनोवैज्ञानिक हैं। तो साथियों आज हमने इस वीडियो में 2013 का पेपर का पूरा विश्लेषण किया। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्निंग विद राजकुमार, उसको ज्वाइन करना है फ्री PDF प्राप्त करने के लिए। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी प्रश्न है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।